Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hey guys, welcome back your class and this is your विजय here और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट करना है। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इस चैप्टर के हमने 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं, ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। देन फाइनली वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो कुछ नया ऐड हुआ था उस वीडियो के चौथे पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो का चौथा पार्ट देखना है तो उससे पहले आपको 3 पार्ट कंप्लीट करने होंगे इस चैप्टर के, अदरवाइज़ आपको ये चौथा पार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, द वन सरप्राइज इज़ दैट फॉर यू, अगर आपको इस वीडियो यानी कि इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या 11th और 12th क्लास के किसी भी पॉलिटिकल के चैप्टर का नोट चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको उसमें लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वो आपको epathshalablog.com वेबसाइट पे लेके जाएगा और आप वहाँ से लास्ट में जाके डाउनलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन ईजिली गेट दिस नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों वीडियो के चौथे पार्ट के अंदर आपको ये बताने की मुझे बस कोशिश करनी है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़े बड़े मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट या बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी वजह से जो कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है जो दूसरे नेशंस में आके बस जाती है, उससे दिक्कत क्या होता है, उससे लघु उद्योग या खुदरा उद्योग, दैट मीन्स ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या रिटेल बिजनेस सेक्टर बोलते हैं दोस्तों, उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके इलाकों के अंदर शुरुआती समय में शिकंजी का इस्तेमाल होता हो पानी पीने के लिए और बहुत लेवल पे माना जाता हो, जंजीरे का इस्तेमाल होता हो, लेकिन उसी के बिहाफ पे अगर आप ऑल्टरनेट बेसिस पे कोका कोला, थम्स अप या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कोका कोला चीज़, कोल्ड ड्रिंक होती है, वो अगर आप लेके आ जाते हैं तो दोस्तों लोगों के पास ऑप्शन बन जाते हैं और लोगों के पास ऑप्शन बन जाते हैं तो वो कम पैसों के अंदर अलग अलग चीज़ों का मज़ा ले पाते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से बेचारे जो कुटीर उद्योग है, दैट मीन्स जो छोटे स्केल के उद्योग है ना, वो कहीं ना कहीं बेचारे मारे जाते हैं। तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, दैट इज वाई मेजर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसको पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कहना मेरा बस यही है कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेसेस कंट्री के अंदर छा चुके हैं, उसकी वजह से छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है उस पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इन छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रोज़गार बना रहे। वैसे भी देश के अंदर बेरोज़गारी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, उसका लेवल इस बार की सरकार ने तो पूरा क्रॉस ही कर दिया है। 2 लाख करोड़ जॉब जो थी निकलने वाली थी, 2 लाख करोड़ सॉरी मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ जॉब थी जो निकलने वाली थी, लेकिन वो जॉब्स भी नहीं निकली और ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखिए अब वो भी ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से मेजर क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। इवन पुअर फार्मर जो है वो भी इस ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर। पुअर फार्मर आल्सो द विक्टिम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ट्रेडिशन, कल्चर और आल्सो हार्म बाय द ग्लोबलाइजेशन। जो बेचारे पारंपरिक शुरुआती समय से घराने के टाइम पीरियड से जो चलते आ रही थी, जो व्यवस्थाएं या जो कृषि थी चलती आ रही थी, लेकिन आप ये देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनकी इंडस्ट्री में भी फ़र्क पड़ा है। इसकी वजह से अभी आपने देखा होगा पंजाब, महाराष्ट्र, वहाँ पे कितना ज़्यादा दंगा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से लेके कि सरकार ने जो किसान बिल था वो पास कर दिया है और उसकी वजह से कितने ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो ग्लोबलाइजेशन की मार वैसे ही जनता के ऊपर है और दूसरी दोस्तों किसान बिल पास होने की वजह से अब बेचारे वो सामान जो है अपने खुद के रीजनल लेवल पे ही बेच सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट यानी कि विरोधी, जैसे आप बोलते हैं ना क्या कहते हैं, एंटी विरोधी बोलते हैं जैसे आप, तो विरोधी वैश्वीकरण जो है उसके आंदोलन चल रहे हैं पूरे भारत के अंदर और कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट हम इंडिया से बाहर भी देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री ही इससे इफ़ेक्ट होती है, इवन डेवलप्ड कंट्री भी इससे इफ़ेक्ट होती है। अगर उनकी कंट्री के अंदर दूसरा कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा छा जाता है, दूसरा कोई सामान बहुत ज़्यादा छा जाता है और उनकी खुद के देश का सामान उनके देश में नहीं बिक रहा होता है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है।
तो इसीलिए हमारे भारत ने मद्देनज़र रखते हुए 1965 के बाद हमने कहीं ना कहीं एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी और हमने कहा कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है, वित्तीय संकट से बचना है। इसलिए भारत ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करी। उस नई पॉलिसी का नाम था निजीकरण, दैट मीन्स उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। दोस्तों 1991 के अंदर इस पॉलिसी को अडॉप्ट करा गया था पूरी तरीके से। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि 1991 के अंदर कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने सबसे पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया था। ये है वीडियो का नया टॉपिक। इस चैप्टर के अंदर ये पार्ट नया अपडेट हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1991 के अंदर आपको बताइए कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो था वो लेके कौन आया था भारत के अंदर। तो इसकी वजह से उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति और वैश्वीकरण की नीति। वैश्वीकरण भी हमारी कंट्री के अंदर अब एट प्रेजेंट टाइम पे है, बट हमने लिबरलाइजेशन का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट कम देखने को मिलता है। तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। निजीकरण का मतलब आप समझते हैं, निजीकरण का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें सरकारी हाथों में थी उन्हें अब प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है ताकि वो व्यवस्था सही तरीके से चल सके। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जीता जागता एग्जाम्पल। आपने एक इमारत तो का नाम सुना होगा, लाल किला। दोस्तों लाल किला किसने बनाया है? इफ़ यू नो अबाउट दिस सो यू कैन बिलीव कि लाल किला बिक चुका है। मतलब भारत की एक ऐसी विरासत, सांस्कृतिक विरासत जो भारत के अंडर कंट्रोल में थी, जिसने उसको बनाया उसने आज तक कभी नहीं बेचा, लेकिन भारत ने इस लाल किले का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल क्राइसिस से बच जाते हैं, सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस से बच जाती है। अब दोस्तों आप सोचेंगे लाल किला बिक गया और हमें पता भी नहीं चला। लाल किला कोई पर्टिकुलर बंदे ने नहीं खरीदा है दोस्तों, लाल किला एक ग्रुप ने खरीदा है। अब ये किस ग्रुप ने खरीदा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए, और आप बताइए कि यार मतलब लाल किले का भी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। इवन मतलब आप ये समझ सकते हैं रेलवे भी सरकार सोच रही है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, जिससे सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस से बचेगी। तो दोस्तों ये होता है प्राइवेटाइजेशन। उदारीकरण का मतलब ये हो गया कि दूसरे देश से अगर कोई भी कंट्री बंदा व्यापार कर रहा है या हमारा देश दूसरी कंट्री से व्यापार कर रहा है, तो जब दोनों कंट्रियों के बीच में कोई भी व्यापार होगा ना, तो वो उदारीकरण के बेसिस पे होगा। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में वो थोड़ी छूट दे देंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में हम थोड़ी छूट दे देंगे। सो दिस इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन क्या है वो तो आपने शुरुआत से ही पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो आपकी जीके भी इम्प्रूव करेंगे, तो इसीलिए उस पर ज़रूर मुझे लिख के कमेंट करके बताइएगा, तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नई भी चीज़ें समझ में आएंगी चैप्टर के अलावा भी। ओके, तो अब भारत और वैश्वीकरण इसलिए प्रतिरोध करता है वैश्वीकरण का कि इंडिया ने खुद ये विटनेस करा है कि बहुत से फार्मर है, लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऐसी मतलब कंपनीज होती हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी विरोध करती है। इवन उन्होंने ये देखा कि फार्मर भी जो है वो इस ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में है, इसलिए हमें ये नई पॉलिसीज़ लानी पड़ी। तो अब ये देखा गया है कि भाई मैं आपको छोटा सा एग्जांपल एक प्रेजेंट टाइम वाला बताऊंगा। आपने नोटिस करा होगा अभी रिसेंटली लखनऊ एयरपोर्ट था, मैंने कल ही खबर सुनी है लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ जो है दोस्तों वो एट प्रेजेंट टाइम पे प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, और वो लखनऊ जो है वो अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। तो अडानी जो ग्रुप है दोस्तों उस ग्रुप को दे दिया गया है। अब उस एयरपोर्ट की देखभाल जो है वो अडानी ग्रुप की कंपनी करेगी। तो कहने का मतलब समझते हैं, कहने का मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से सरकार को इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के हाथों में चीज़ों को दिया जा रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत है। इससे देश जो है खतरे में आ सकता है, और जो बेचारे नॉर्मल लोग हैं वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का कहीं ना कहीं विरोध जो है सरकार देखती रहती है, और इसी वजह से सरकार ने इसके मद्देनज़र रखते हुए एक्शन लेने की कोशिश करी है। तो साथ में सरकार के अलावा इंडियंस लोग ये भी समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमारी नसों के अंदर इतना ज़्यादा बस चुका है कि आज की डेट में हमें भगत सिंह की शहीदी याद नहीं है, पर हमें 14 तारीख का वैलेंटाइन डे याद रहता है।
तो दोस्तों 14 नवंबर को अभी रिसेंटली कोई डे है, बट आपको पता है दिवाली है, लेकिन दोस्तों 14 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है। वो दिवस कौन सा है, वो आपकी जीके इम्प्रूव करेगा, आप सोचिए, फाइंड आउट करिए। हाँ, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप देखते हो कि वेस्टर्न कल्चर हमारी कंट्री के अंदर कितना ज़्यादा हावी हो चुका है। इसीलिए इंडियंस लोगों ने पूरी तरीके से ये कहा है कि हमें फॉरेनर टीवी चैनल्स का क्या कहते हैं बाइकआउट करना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन ड्रेस का बाइकआउट करना चाहिए, इवन जो वेस्टर्नाइजेशन सेलिब्रेशंस होते हैं उनका भी बाइकआउट करना चाहिए। अब देखो टीवी चैनल्स में मैं अगर आपको बताऊं तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे चैनल बता सकता हूं जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ख़राब है, लेकिन लोग क्या कहते हैं फिर भी उनका यूज़ कर रहे हैं, टेलीकास्ट हो रहे हैं और लोग देखते हैं उन्हें। तो बहुत सारे हैं, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी हैं। वो कौन से हैं अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, किन चीज़ों को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, किस लिए बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं ताकि इंडियन सोसाइटी ठीक रहे। वेस्टर्नाइजेशन ड्रेस जो है उसे बाइकआउट करने की बात करी जाती है, लेकिन क्या ये चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है? अगर आप ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं, लेकिन हमें इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपनी इंडियन सोसाइटी को अगर बरकरार रखना है तो अपने समाज को हमें सभ्य बनाने की ज़रूरत है। हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी तरीके से अपने कल्चर को वेस्टर्नाइज लेके ना चले जाए, इसीलिए इंडियन सोसाइटी इन सभी चीज़ों को बाइकआउट करने की बात करती है। अब यहाँ पे स्पेशली वैलेंटाइन डे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं बाइकआउट होनी चाहिए, जिससे यंग यूथ, यंग जनरेशन जो है कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेके, अपने कल्चर को लेके डाइवर्ट होता जा रहा है ना। तो आई होप ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है एंड ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। आपके हिसाब से आपकी लाइफ के अंदर ग्लोबलाइजेशन कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है वो आप भी पता कर सकते हैं और मैं भी पता कर सकता हूँ। हम इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इंडियन सोसाइटी को कैसे स्टेबल रखेंगे वो ज़रूरी है ना। तो सरकार इन सभी चीज़ों के लिए कदम उठा रही है, पर उससे पहले आपको भी कदम उठाना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों सरकार से पहले जनता आती है। जनता ही अगर कोई एक्शन लेगी तो सरकार तो अपने आप उन चीज़ों को फॉलो करेगी ही करेगी। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। आपको कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट करिएगा। साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दिए नोट्स मिल जाएंगे। जो मैंने क्वेश्चन इस वीडियो के ड्यूरेशन में पूछे हैं उसके जवाब ज़रूर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों। अब हमने ये बुक फिनिश कर ली है, अब हम नया जो बुक है इंडिया वाली बुक वो स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।